ठीक है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसा मुद्दा है जो आज भी प्रासंगिक है और जिस पर आज भी कार्य किया जा रहा है, चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा हो या कोई सामाजिक संगठन या समूह के द्वारा किया जा रहा हो या राजनीतिक दल के द्वारा। आज भी उस टॉपिक पे या इस विषय पर कार्य किया जा रहा है और हमें लगता है आने वाले समय में भी 150 वर्षों तक भी भारत में इसमें काम किया जाता रहा है। हमारा टॉपिक है सुधार आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट। सुधार आंदोलन की जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे सुधार टर्म समझ लेना है क्या है रिफॉर्म, और दूसरा एक और टर्म आता है इसी में, पुनरुत्थान। तो सुधार आंदोलन या पुनरुत्थान आंदोलन, ये दो चीज आपको समझ करके रखना है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सुधार ये कहता है कि जो बैड प्रैक्टिसेस है, जो बुरी व्यवहार है या बुरी सामाजिक क्रियाविधि है, उसमें रिफॉर्म किया जाए, उसमें जो बुराइयां हैं उसको निकाल दिया जाए, निकाल करके उसको बेहतर कर दिया जाए। जैसे आपका शिक्षा का स्तर खराब है तो आप क्या करते हैं, और बढ़िया से बेहतर तरीके से अध्ययन करके, लोगों से मदद लेकर के, दोस्तों से, गुरु से या किसी से भी मदद लेकर के और उसको बेहतर करते हैं जो उसकी कमियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुधार करना, बेहतर करना। दूसरा है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब होता है, पुनर का मतलब है अगेन और उत्थान का मतलब है अपलिफ्टमेंट। तो अगेन अपलिफ्ट करना, इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमें ये पता है कि आप बहुत अच्छा करते थे, एक समय में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जब तक आप 10वीं क्लास तक थे या 12वीं क्लास तक थे तब आप बहुत अच्छा करते थे, क्लास में टॉप आते थे। आपको जो भी टीचर के द्वारा होमवर्क दिया जाता था आप उसको बखूबी कर लेते थे, लेकिन कुछ गलत संगति में आकर के या आपके पास जो भी कुछ समस्या ऐसा आ गया जिसके वजह से आप धीरे धीरे अपनी जो क्वालिटी थे उसको भूल गए और कमजोर हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आप में वो जो कमी है उसको दूर करके उसको सुधार किए, और सुधार करने के बाद आपके अंदर वो एहसास जगाए कि आप इतने बेहतर थे, ऐसा करते थे, देन उसको फिर से वैसा ही कीजिए जैसा आप 10वीं क्लास में करते थे, 12वीं क्लास में। तो पुनरुत्थान कहीं ना कहीं आपके गौरव को, आपके जो अतीत का गौरव है, जो आपके अतीत की उपलब्धि है, उसको फिर से महिमा मंडन करने की बात करता है। तो ये दो टर्म हैं जो आप सुधार आंदोलन या रिफॉर्म मूवमेंट में देखेंगे। यही दोनों चीज को लेकर के जितने भी सामाजिक सुधारक नेता हुए या लीडरान हुए वो इस पे काम किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि किसका पुनरुत्थान और किसका सुधार। तो यहाँ पे दो चीज याद रखना है, एक समाज का और दूसरा धर्म का। इन दोनों का सुधार और पुनरुत्थान की बात की गई। धर्म का भी सुधार और पुनरुत्थान, समाज का भी सुधार और पुनरुत्थान। हमें धर्म की सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ गई, हमें समाज की सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ गई? तो इसलिए आवश्यकता पड़ गया क्योंकि हमारे पास 1930 में 19वीं शताब्दी के आते आते हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा जो अपने आप को एडवांस बना लिए थे। पश्चिम देश के लोग, अंग्रेज यूरोपियन जब भारत में आए तो हमसे काफी एडवांस हो गए थे, उन्नत हो गए थे, और उनके सामने हम दोयम थे। उनके सामने हमारी स्थिति बहुत बुरी थी। दोयम का मतलब है सेकंड क्लास। हम लोग सेकंड क्लास के हो गए थे, वो फर्स्ट क्लास के थे, हम लोग सेकंड क्लास के थे। हमारी स्थिति दोयम हो गई थी और वो उन्नत थे, एडवांस थे। तो जब वो आए तो हमने अपने समाज और अपने धर्म की तुलना उनसे की कि उनका समाज कितना एडवांस है, कितना डेवलप है, उनका धर्म कितना लिबरल है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना लीनियंट है, कितना उदार है, कितना भाईचारा वाला है। और हमारे यहाँ जाति पाति है, वर्ग संघर्ष है,
कई धर्म के कई पंथ हैं और सब के सब आप एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते हैं, असहयोग रखते हैं, घृणा रखते हैं। तो हमने देखा कि हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी धार्मिक स्थिति उनके मामले में दोयम है, इसीलिए हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है, हमें इसको पुनरुत्थान करने की जरूरत है। सुधार करने का मतलब यह नहीं है कि वेस्ट वाला चीज ला करके इसमें डाल दें। सुधार करने का मतलब यह नहीं है कि अब हम गणेश की पूजा ना करके जीसस को अगरबत्ती दिखाने लगे। सुधार करने का मतलब है कि हम जो गणेश की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा करें कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके और सभी लोग उस पर विश्वास कर सकें। समझ में है? तो हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। याद रखो, ये क्रांति नहीं है, आंदोलन है, रिवोल्ट है, रिवोल्ट कहते हैं, मूवमेंट है, आंदोलन है। आंदोलन किया जाता है एक लक्ष्य के लिए, लक्ष्य हासिल होने के बाद आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाता है। आंदोलन क्षणिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, टेम्पोररी नेचर का होता है। तो हमारा टॉपिक है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समझ चुके हैं। अच्छा, धर्म को भी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि धर्म से ही समाज की संरचना, समाज का व्यवहार निर्धारित होता था, इसलिए हमें धर्म पर भी फोकस करना होगा, धर्म पर भी ध्यान देना होगा। अब आप थोड़ा सा भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को समझने के लिए आप ऐसे देखो कि ये इंडिया है और ये इधर है वेस्ट, यूरोप, ठीक है, पुर्तगाल यहीं पर है, यूरोप में ही है पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब के सब, इंग्लैंड, इटली, ये करीब 28 देश है उसमें। यूरोप में 28 कंट्री आता है, ठीक है। उसके नीचे अफ्रीका है, स्वेज नहर से, स्वेज नहर है इधर नीचे। तो मान लो ये वेस्ट है और ये भारत है। अब इस वेस्ट से यूरोपियन भारत में आए हैं, आप जिसको अंग्रेज कहते हैं, जिसको आप पुर्तगाली कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, ये भारत में आए हैं। जब ये भारत में आए तो इनको भारत के सभी व्यवस्थाओं, जैसे समाज, यहाँ की राजनीति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ का विज्ञान, यहाँ का कला, यहाँ का साहित्य, यहाँ का विनिर्माण, सब कुछ से पाला पड़ा। भारत में जब यूरोपीय आए तो यहाँ के सारी व्यवस्थाओं पे से उनका संबंध बना। उन्होंने यहाँ की राजनीति भी देखी कि कैसे यहाँ के एक राज्य, छोटा राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ता है, एक छोटा पड़ोसी राज्य अपने पड़ोसी राज्य को पराजित करने के लिए विदेशों से भी दुश्मन को आमंत्रित कर लेता है और उसको पराजित कर देता है। तो राजनीतिक वैमनस्यता भी इन्होंने देखा था और राजनीतिक पॉलिटिकल यूनिटी भी देखा था। इन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को समझ लिया था। यहाँ के समाज को देखा तो समाज में देखा कि यहाँ पे कई जातियां हैं, कई वर्ण हैं और ये सब के सब जातियां अपने अपने जातियों पर गौरव करती है और सब के सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना करके रखेंगे। धर्म में देखा कि भाई यहाँ पे एक नहीं कई देवी देवता हैं और हाँ, धार्मिक विविधता है और हर एक धर्म के मानने वाला एक अलग पंथ को लेकर के आगे बढ़ता है। यहाँ शैव भी है, बौद्ध वैष्णव भी है, शाक्त भी है, इस्लाम भी है, क्या कहलाता है, पारसी भी हैं, हर एक धर्म के लोग मानने वाले हैं और इसके अलावा कई पंथ भी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कई पंथ हैं और सब के सब अपने अपने प्रैक्टिस को अलग अलग तरीके से करते हैं। संस्कृति में देखा कि भाई यहाँ का जो लोक व्यवहार है हर एक धर्म के अनुसार, हर एक समाज के अनुसार, हर एक भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। उन्होंने विनिर्माण या आप कह सकते हो कि उद्योग व्यापार में भी देखा कि इसमें भी विविधता है।
साहित्य और विज्ञान में भी देखा कि इसमें भी विविधता है। साउथ की साहित्य रचना, पश्चिम की साहित्य रचना, साउथ की विज्ञान की उपलब्धि, नॉर्थ की विज्ञान की उपलब्धि, सब में अलग अलग विविध। कुल मिला जुला करके भारत में कुछ इस तरह का पर्यावरण बना हुआ है कि कहीं भी एक रूपता नहीं है, विविधता बहुत है। और इस विविधता में एकता आज हम नाम दे रहे हैं, उस समय ये सब के सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। अब बिखरे हुए थे। अब इस सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म हुआ, इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का मकसद ही था कि ये जो विविधता है, इसको जो अलगाव है समाज में, जो देश में, जो वर्ण में, इसको एक कर दिया जाए और एक करके अपने राजनैतिक उद्देश्यों को हासिल किया जाए। यानी कि पराधीनता से, अंग्रेजों की पराधीनता से स्वयं को मुक्त किया जाए और अंग्रेजों के प्रति जो हमारे मन में श्रेष्ठता का भाव है कि अंग्रेज श्रेष्ठ हैं, वो हमसे उच्च हैं, हमसे बेहतर हैं, इस भाव को हटा दिया जाए और ये माना जाए कि हम भी श्रेष्ठ हैं। पुनरुत्थान का मतलब ये है कि आप ये मन में गौरव कीजिए कि आप भी कभी श्रेष्ठ थे और आप भी कभी श्रेष्ठ हो जाएंगे। कैसे होंगे? सुधार करके, रिफॉर्म करके। तो कुल मिला जुला करके हाँ ये जो वेरी गुड। तो वेरी गुड। तो कुल मिला जुला करके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का एक ही मकसद था, सामाजिक एकता, राजनीतिक उन्नयन और सामाजिक सद्भाव और भाईचारा को बढ़ावा देना है। जो वर्ग भेद है, जो जाति भेद है, उसको दूर करना है और दूर करके यूरोपियों के समान आप भारतीय भी श्रेष्ठ बन जाएं। यूरोपियों के समान भारतीयों को भी श्रेष्ठ बनाना। उनकी स्थिति जो दोयम हो गई थी और इस सामाजिक अलगाव और सामाजिक वर्ग भेद के कारण समाज में गरीबी, भूखमरी भी हो गया था। लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं देते थे। इससे आपस में मनमुटाव तो रहता था, प्रतिस्पर्धा तो रहता ही था। इसका फायदा भी अंग्रेजों के द्वारा उठाया जा रहा था, एक दूसरे को लड़वा करके। तो इसलिए जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार रिफॉर्मर हुए, उन्होंने कोशिश किया कि रिफॉर्म करके भारत को यूनाइट कर दिया जाए और यूनाइट करके पूरे भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जाए। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जाए। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना का सर्जक या प्रोपाउंडर कहा जाए तो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ही था। अगर ये नहीं हुआ होता तो आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं आता, आप जाति में ही उलझे रहते, आप धार्मिक विविधता में ही उलझे रहते हैं, आप क्षेत्रवाद में उलझे रहते हैं कि हम इस क्षेत्र के हैं तो ग्रेट हैं। गंगा घाटी के लोग समझते कि हम भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र के हैं, तो हमको क्या मतलब है पहाड़ी लोगों से, क्या मतलब है राजस्थान मरुस्थली लोगों से, क्या मतलब है तटवर्ती लोगों से। तो ये सब को दूर करके राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में ये धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर आपका मनोबल बढ़ाया, आपकी कमियों को सामने लाया, दिखाया और दिखा करके आपको मजबूत बनाया। दूसरा, राष्ट्र के स्तर पर एक व्यक्ति को संपूर्ण राष्ट्र से जोड़ दिया और संपूर्ण राष्ट्र को एक व्यक्ति में समाहित कर दिया। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सिर्फ ये नहीं था कि मूर्ति पूजा हटा दो, जाति प्रथा खत्म कर दो, छुआछूत खत्म कर दो, विधवाओं। इसका मकसद ये था कि एक राष्ट्र की भावना को सृजित किया जाए। जब तक से आपके अंदर कमी नहीं होगा, जैसे मान लो ग्रुप ऑफ पीपुल बन गए या लोगों का एक समूह या संगठन बन रहा है, जैसे आज विपक्षी पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के इंडिया नामक एक संगठन का गठन किया। अब वो इंडिया का जो गठन हुआ है तो इसमें अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पॉजिटिविटी, अलग अलग निगेटिविटी सब में है। तो उसमें यह किया गया कि जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स हैं अलग अलग पार्टियों का, जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये सबको साइड में करके एक लक्ष्य के लिए सभी लोग संगठित हुए हैं। जितनी बुराइयां थी वो सबको साइड कीजिए और साइड करके तब एक संगठन का निर्माण किया गया, तभी संगठन सृजित हुआ है।
हाँ हाँ। हम्म हम्म नहीं होता है। तो हमारा मकसद, हाँ निजी रहता है। तो हमारा मकसद ये है कि ये जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, वो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है और क्यों, तो उसका मकसद है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना। यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर ये सवाल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से पूछा जाता है, हर साल मेंस में सवाल, पीटी में तो पूछे ही जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं। इसीलिए क्योंकि जब तक से आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, इसके भाव को नहीं समझ पाएंगे, तब तक से आप राष्ट्रवाद राष्ट्रीय चेतना को नहीं समझ पाएंगे। और आज भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना इसी पर बल देता है। जैसे देखो, आज हमारा जो राष्ट्रवाद का जो झंडा बरदार है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का झंडा बरदार अभी कौन है, कौन सी संगठन है, तो वो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हेडगेवार ने 1925 में इसकी स्थापना की थी। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार ने ही नहीं किया था, कि गोलवलकर जी किए थे। थोड़ा देखो तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। है तुम्हारे पास कुछ रिसोर्स? ठीक है, देख लेना, शायद हेडगेवार ही नहीं होंगे, हम भी भूल गए, कंफ्यूज हो गए हम। देखो अभी छोटा सा बात को लेकर, कोई बात नहीं। तो ये जो आरएसएस है, वो आरएसएस क्या कर रही है, इसी जाति वर्ण सामाजिक विविधता सांस्कृतिक विविधता, ये सबको एक कर रही है। आप देखिएगा आरएसएस का एक बहुत बड़ा ये चलता है, आरएसएस का बहुत सारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम ही कहो, जैसे अंतरजातीय विवाह कराना, अंतरजातीय विवाह कराती है आरएसएस। क्यों कराती है? ताकि जाति के नाम पे जो समाज अलग अलग बटा हुआ है उसको एक किया जाए। क्यों, किसके खिलाफ किया जाता है या किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए, ताकि जाति के नाम पे आप न बटे, दुश्मन से एक होकर। आपका अगर जाति है तो उसको आप अपने घर तक रखिए, बाहर में सब एक है। हाँ, तो लेकिन ये किसके खिलाफ हो रहा है? वो राष्ट्रवाद, जो राष्ट्र को राष्ट्र समझता है उसके लिए है, जो राष्ट्र को शिकारगाह ऐशगाह समझता है, जो इसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता है, उसके खिलाफ। पहले अंग्रेजों के खिलाफ था, अब इस्लाम के खिलाफ हो गया है। पहले ईसाइयों के खिलाफ था, अब इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि ईसाई तो छोड़ करके चलेगा। अब ये घात लगा रहे हैं, ये कुछ और मकसद में जीते हैं कि हम गजवा हिंद कर लेंगे, हम भारत को फतह कर लेंगे। मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद की जो मनोकामना थी कि भारत में भी इस्लाम की परचम पूरी तरह से लहराए, इस्लामी हुकूमत रहे, उसको फिर से तो आज ये राष्ट्रवाद चल रहा है। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। तो उस समय यूरोपियनों के खिलाफ चला था ये। तो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की समस्त सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को एकाकार किया जाता है, एक किया जाता है। राष्ट्रवाद का एक अच्छा उदाहरण, राष्ट्रवाद एक अमूर्त संकल्पना है, कोई मूर्त संकल्पना नहीं है। इसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव करना थोड़ा सा इसमें जटिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का जो उपलब्धि है वो राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में हमें जानना क्या क्या है, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है उसमें जानना क्या क्या है। अभी तक से आप लोग सिर्फ यही किताब उठाते होंगे, उठा करके ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो ये समाज, तो ये संगठन, तो ये आंदोलन पढ़ लेते होंगे कि इसकी स्थापना, तो वो याद तो हो जाता है या, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और आप आंसर राइटिंग नहीं करते। आज हम लोग जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है इसके कई आयाम हैं। तो आयाम तो सबसे पहला यह है कि इसका कारण या इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यह किस पृष्ठभूमि में शुरू हुआ, पहला। दूसरा, इसका एस्पेक्ट है कि क्यों हुआ, कारण क्या था। तीसरा एस्पेक्ट यह है कि ये किस पद्धति से किया गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पद्धति या मेथड।
चौथा, इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टर। पांचवा, इसका लू फॉल्स क्या था, कमजोरी क्या था। ठीक है। और छठा, 6 नंबर, कौन कौन से संगठन या संस्था या फॉर्म सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में शामिल थे, संगठन या संस्थाओं की भूमिका। और फाइनली इसका परिणाम या कॉन्सिक्वेंस क्या लिख रहा है। इतने डायमेंशन पर हम बात करेंगे सामाजिक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में। तब आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म समझ में आएगा। याद रखो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को भारत का रेनेसा भी कहा जाता है, पुनर्जागरण भी इसी को कहा जाता है। लेकिन यह पुनर्जागरण जैसा यूरोप में पुनर्जागरण था, उस तरह से यह पुनर्जागरण नहीं था। हाँ, पुनर्जागरण के कुछ कैरेक्टर इसमें थे, लेकिन यह शुद्ध पुनर्जागरण नहीं था। जैसे अभी जो भारत है, अभी भारत पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। अपने पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है पता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागृत होना। पुनः जागृत यानी पहले आप जागृत थे, फिर सो गए, फिर आप सो गए, फिर आप फिर से आप जगे, फिर से जगे। तो यहाँ पे पहले आप जागृत थे। जागृत कहने का मतलब यह है कि आपकी महिमा थी, आपका प्रभाव था, आपकी प्रसिद्धि थी। हर एक क्षेत्र में, राजनीति में एक मिसाल थे आप, संस्कृति में एक मिसाल थे दुनिया के सामने, अर्थव्यवस्था में एक मिसाल थे। लेकिन बाद में कालांतर में आप दूसरे के अधीन हो गए, गुलाम हो गए, तो आप सब कुछ अपना खो दिए। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो विसात था, जो विरासत था, उसको दिखाया गया कि देखो तुम ऐसा थे, फिर से ऐसा हो जाओ, फिर से मिसाल कायम करो। इसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, तभी वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तभी वहां पे औद्योगिक क्रांति हुआ था। और भारत में भी पुनर्जागरण हुआ, जो पूरी तरह से तो पुनर्जागरण नहीं था, लेकिन इसने भी पुनर्जागरण, यहाँ भी जब पुनर्जागरण हुआ तो यहाँ भी राष्ट्रीय चेतना का उद्भव हुआ। लोग जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र को छोड़ करके यूनाइट हो गए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और लड़ करके उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी शक्ति को वापस लिया। अगर ये पुनर्जागरण नहीं होता, लोग नहीं जगते, तो धीरे धीरे जैसे 600 साल मुसलमानों के अधीन गुलाम थे, उसी तरह से 600 साल ईसाइयों के या अंग्रेजों के अधीन रहते थे। अगर ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं होता तो। ठीक है, पुनर्जागरण का बेहतर उदाहरण समझ लो। मान लो सपोज तुम मेरे सामने बैठे हो, या आप लोग जो भी नहीं बैठे हुए हैं, अब हमको पता है कि आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने समय के ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। हर एक विषय में उनका एक संतुलित पकड़ था, बेहतर अनुभव था उनके पास मेहनत करने की क्षमता थी, फोकस थे, सब कुछ था उनके पास। उनका एक ड्रीम था, उनका एक लक्ष्य था, उनका एक गोल था। लेकिन जब शादी ब्याह हो गया तो सबसे भटक गए, सब कुछ त्याग दिए, छोड़ दिए, परिवार में उलझ गए, पति, पुत्र और पिता में ही उलझे रह गए। अब
उसके बाद क्या होगा कि आपको किसी मेरे जैसे शख्स से या किसी ट्यूटर से, किसी गाइड से या किसी फैकल्टी से टच में आए, उन्होंने आपकी कैपेसिटी को देखा, आप उनको पता था कि आप इतने ब्रिलियंट हैं, देन आपको जगाया कि अरे यार जो कर रहे हो तो करते ही रहो, साथ में ये भी करो, तुमने इतनी क्षमता है, तुमने इतनी काबिलियत है, ये दिखा है। आपको याद दिलाया गया कि याद करो 10वीं के एग्जाम में आपको बुखार था, आपकी तबीयत सेहत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद आपने एग्जाम दिया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने टॉप किया था। आपको याद दिलाया गया कि आप कितने मेहनत करके आप इस मुकाम पे पहुंचे। सब कुछ आपको रियलाइज कराया गया, आपके अतीत को महिमा मंडित किया गया, गौरवान्वित किया गया। देन आपके अंदर वो आग जला कि अरे यार, हाँ यार ये तो सही बात है। आज हम इन सबों को देख करके किसी को देख लेते हैं कि आईएएस में सेलेक्ट हो गया, पीसीएस में सेलेक्ट हो गया, तो आज हमको लगता है अरे यार कितना ब्रिलियंट लड़का है। तो जो आपका टीचर था, जो आपका गुरु था, बोला ये कुछ भी नहीं, आप इससे ज्यादा ब्रिलियंट थे। देन आपके अंदर वो आग जला, जील पैदा हुआ, नहीं हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अतीत ऐसा था। यही हो गया पुनर्जागरण। और आपने खुद के आदर्शों से, खुद के श्रम से, खुद के अनुभव से फिर से अपने अतीत वाला जो मुकाम था उसको हासिल करने का कोशिश करना शुरू किया। यही है पुनर्जागरण, यानी कि खुद को जगाना। खुद को जगा करके आपने आपकी जो अतीत का विरासत था, अतीत का जो उपलब्धि था, उसको पुनर्स्थापित करना, यही है पुनर्जागरण। तो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भारत का पुनर्जागरण भी था। इतिहास में इसको पुनर्जागरण या रिनेसा कहा जाता है, लेकिन हम इसको शुद्ध रिनेसा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कई ऐसे सामाजिक धार्मिक संगठन थे जो पश्चिमीकरण या पश्चिमी आदर्शों को बढ़ावा दे रहा था, उसके अनुसार समाज को या देश को बनाने की कोशिश कर रहा था। यूरोपियनों के समाज, यूरोपियनों के संस्कृति या यूरोपियनों के जो पॉलिटिक्स था, उस तरह से। अब सोचो ना, अगर ये पुनर्जागरण होता तो हम यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम क्यों एडॉप्ट करते हैं? अगर ये पुनर्जागरण होता तो हम क्यों उनकी तरह खाना पीना, रहना, सोचना, पढ़ना, उनके विषय, उनके शिक्षा पद्धति को अपनाते? तो ये पूरी तरह से पुनर्जागरण नहीं था। पुनर्जागरण तब होता कि अंग्रेजों को हटा करके, अंग्रेजों से पहले, मुसलमान शासन या इस्लामिक शासन से पहले भारत की जो संस्कृति थी, चाहे राजनीतिक संस्कृति हो या धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, कोई भी संस्कृति का पैटर्न था, उसको हम अपना से लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तब वो पुनर्जागरण होता है। लेकिन ये क्या है? पश्चिमीकरण है। लेकिन इतिहास में इसको पुनर्जागरण कहा गया है क्योंकि ये पुनर्जागरण है नहीं, क्योंकि पुनर्जागरण होता तो हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, हमारे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर्स था, या हमारे यहाँ का जो कानून था, हमारे यहाँ का जो सांस्कृतिक पैटर्न था, वो हम अपनाते हैं, उसको हम स्थापित करते हैं अखंड भारत में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। तब पुनर्जागरण, न कि वहां के सिस्टम को एडॉप्ट करके। समझ में आया? तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पृष्ठभूमि, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि दरअसल आपको एक तरह से ये दिखाता है कि जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, क्या कर रहे थे भारत के लोग, कैसे थे भारत के लोग, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक सिस्टम क्या था, सांस्कृतिक सिस्टम क्या था, ये हमें देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें अगर पृष्ठभूमि की, भारत की पृष्ठभूमि की बात करें, यानी कि पृष्ठभूमि कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत को देखो तो पुनर्जागरण अगर 1828 से मान लिया जाता है, आर्य समाज की स्थापना से, राजा राम मोहन राय के समय से, तो अगर आप 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण शुरू हुआ 19th AD में, 19th सेंचुरी में, तो इस समय पुनर्जागरण जब शुरू हुआ तो इससे पहले भारत में क्या हो रहा था, क्या स्थिति था भारत का, यानी भारत की समाज कैसा था, सोसाइटी, भारत की पॉलिटिकल स्टेटस कैसा था, राजनीतिक स्थिति क्या था, इकोनॉमिक पैटर्न कैसा था, कल्चरल प्रैक्टिस कैसा था, ये हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब चीजों में रिफॉर्म किया गया है। किसके द्वारा? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के द्वारा। इसी को हम लोग रिफॉर्म
या मूवमेंट कहते हैं। तो पृष्ठभूमि हमें देखना कि 19वीं शताब्दी से पहले क्या था, कैसा था भारत का समाज, कैसा था भारत की अर्थव्यवस्था, कैसी थी राजनीति, कैसी थी समझ में आया? तो यहां पे हमें देखना है ये चीज पृष्ठभूमि में। आइए देखते हैं एक एक करके छोटा सा ब्रीफ में। अब अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो कैसा सामाजिक स्थिति होगा भारत का, 3 चीजों के बारे में हमें बताओ। 19वीं शताब्दी में जब भारत में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ तो उस समय भारत में सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके बाद बताओ यहाँ के धार्मिक स्थिति कैसा था, फिर बताओ यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और एक और चीज बताओ यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ये 4 चीजों के बारे में आप बता सकते हैं ऐसे ही मोटा मोटी आप कुछ अनुभव से कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से पहले ये 4 चीज, ये 4 आयाम है मानव जीवन का, ये 4 आयाम है। मानव जीवन चाहे किसी भी कोने में रहे, मानव एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहे, इससे अछूता नहीं रह सकता है। तो भारत में ये स्थिति कैसे, क्योंकि इसी में तो सुधार किया जा रहा है ना, रिफॉर्म मूवमेंट में किसमें सुधार किया जा रहा है, इसी में तो सुधार किया जा रहा है ना। तो इसमें क्या खराबी था, क्या लूपहोल था, ये आप हमें बताइए। क्या ये आप बता दीजिए इसमें कुछ पॉजिटिव क्या था, सकारात्मक क्या था, निगेटिव क्या था, आप हमें बता दीजिए। जैसे ही आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को आप जान लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लाया गया था पुनर्जागरण, या इसका मकसद क्या था, क्या वो हासिल हुआ मकसद, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ आप आसानी से समझ सकते हैं। तो समाज, एक एक चीज के बारे में हमें बताओ, समाज कैसा होगा उस समय। तो इस समय का समाज जो था, समझ लो क्यों लाना पड़ा हमें। तो इस समय का जो समाज था वो दरअसल वर्ग या वर्ण, जाति, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था पर तो जब पहले से ही था, लेकिन ये जाति और रूप जाति में बटा हुआ था। तो ये तो पहले से भी बटा हुआ था, तो क्या दिक्कत था, ये तो वैदिक काल से जाति और रूप जाति चल रहा है। छुआछूत तो उस समय भी था, वर्ण व्यवस्था उस समय था। तो यहाँ पे हमको ये बुराई अचानक क्यों दिखाई देने लगा। ये तो गुप्तों के काल में भी था, मौर्यों के काल में भी था, हर एक चाहे देसी राज्य का शासन रहा हो या मुसलमानों का शासन रहा हो, वो तो हर एक समय में था। तो हम क्यों इसको बुराई के रूप में समझ रहे हैं। हमने बोल दिया जाति व्यवस्था, ये तो पहले से भी था भाई, इसमें कौन सी अनोखी बात है, नई बात है, बताओ। देखो 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 मेरी बात सुनो। किसी भी समाज की जब आप कल्पना करते हैं तो समाज के कुछ संगठक होते हैं। किसी भी समाज की जब आप कल्पना करते हैं तो समाज में कुछ संगठक होते हैं, आप उसको कंपोनेंट कह सकते हैं। सोसाइटी के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के सोसाइटी चलता है। तो समाज में के संगठक के रूप में अगर देखें तो समाज का जो सबसे पहला चीज होता है वो है सिद्धांत, आइडियोलॉजी। दूसरा होता है उसके तत्व, संगठक जिसको आप कह सकते हैं, जो शामिल है। तो शामिल कौन कौन है तत्व में है, तो पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये संगठक है, ये भी इंग्रेडिएंट है। तो सिद्धांत है और उसमें शामिल लोग। तीसरा चीज होता है सिद्धांत या आदर्श भी इसको कह सकते हैं। सिद्धांत, आदर्श और उसके अलावा उसके संगठन। और समाज में क्या होता है, तो समाज में होता है कुछ नकारात्मक तत्व भी, ये भी चलते रहता है, निगेटिव एलिमेंट भी चलते रहते हैं।
ये सब से मिल करके समाज बनता है। समाज के अपने आइडियोलॉजी होते हैं, अपने आदर्श होते हैं, समाज में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और सभी वर्ग के लोग समाज में एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। समाज तभी बनता है, ठीक है। समूह और समाज में थोड़ा सा यही अंतर है कि समाज, मानव एक सामाजिक प्राणी है, न कि सामूहिक प्राणी है। समाज में इसलिए रहता है क्योंकि समाज के माध्यम से ही उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतें पूरी होती है। इसलिए समाज में ये चीज होता है। अब हमारा समाज में ये जो सिस्टम था पहले से ही, ये इस पे पहले कोई चैलेंज या सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी में इस सिस्टम पे सवाल उठाया जाने लगा। इसलिए क्योंकि इस समय तक आते आते ये जो नकारात्मक या निगेटिव फैक्टर था ये ज्यादा हावी हो गया था। समाज में नकारात्मक चीजें ज्यादा हावी हो गई थी और जो सिद्धांत, जो आदर्श, जो तत्व थे वो साइड हो गए थे। ये जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, ये समाज को संचालित करने का एक आदर्श था, एक सिद्धांत था। आदर्श और सिद्धांत इसलिए था क्योंकि समाज के वर्ण और जाति से सामाजिक दायित्व निर्धारित किया जाता था कि आप जिस वर्ण से हैं आप उस वर्ण का दायित्व का बखूबी निर्वहन कीजिए, अन्यथा आपका समाज में महत्व गिर जाएगा। जैसे बताते हैं, सुनो बात, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। जैसे मान लो ये जो हमने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था था पहले पॉजिटिव था, अब निगेटिव हो गया है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पहले ये था कि आप जिस वर्ण के हैं, अगर ब्राह्मण वर्ण के हैं तो आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप शिक्षा देंगे, समाज के सभी लोगों को शिक्षित करेंगे, नैतिक पाठ पढ़ाएंगे, लोगों में भाईचारा और सहिष्णुता लाएंगे, धर्म के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। अगर ये काम ब्राह्मण छोड़ दे तो क्या होगा? समाज में नकारात्मक फैल, यानी कि समाज जिस उद्देश्य के लिए वर्ण व्यवस्था बनाया गया था वो खत्म हो जाएगा। अब मान लो कि ब्राह्मण से ये उम्मीद किया गया कि आपको शिक्षा देना है, पता चला शाम को ठेका पे बैठा हुआ पंडित। और पंकज पांडे ब्राह्मण है, पंकज पांडे का दायित्व है शिक्षा देना, और पंकज पांडे शाम को क्या कर रहा है कि उधर चरस के दुकान पे खड़ा है। तो क्या होगा? सामाजिक वैल्यू या सामाजिक महत्व कम हो जाएगा और समाज धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। नहीं, अब पंकज पांडे का काम है कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना, क्योंकि ब्राह्मण है, धर्म के प्रति लोगों को शिक्षा देना, ईश्वर के प्रति आस्था जगाना, सामाजिक सौहार्द बनाना। पता चला पंकज पांडे क्या कर रहे हैं, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वा रहे हैं, एक परिवार में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़वा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये निगेटिव चीज हो गया। तो ये सब कुछ पहले अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया था, पवित्र उद्देश्य के लिए था, लेकिन इस समय आते आते यह आडंबर, ढकोसला, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, अंधनियतिवाद इसमें चला गया, जिसकी वजह से समाज एकदम जर्जर हो गया, महकने लगा, बदबू आने लगा, डेड हो गया था। नहीं, आज भी देखिएगा कि इसीलिए एक और उदाहरण देखो। इसीलिए इसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसी संरचना, इसी सिस्टम को बनाए रखने के लिए संकट के समय में ब्राह्मणों को आपद धर्म बताया गया है कि आपद धर्म में आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे समाज की बात आ गई, तो समाज के मुखिया अपने आप को या समाज के झंडा पधार ब्राह्मण ही समझते हैं कि हम ही सर्वेसर्वा हैं, समाज को कहाँ ले जाना है, राष्ट्र को कहाँ ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, ये ब्राह्मण ही तय करते हैं। आज भी तय करते हैं, चाहे आप छुप के करें चाहे कैसे भी करें, वो हमेशा मिशन मोड में ही रहते हैं। ब्राह्मण हमेशा समाज के लिए मिशन मोड में रहता है। ब्राह्मण कभी भी, अगर दो ब्राह्मण बैठेगा, आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण कभी भी 1 से 2 ब्राह्मण जहां बैठा तो अपने परिवार का कम, देश और समाज का ज्यादा चर्चा करता है। ये अखंड बात है, अकाट्य है। चाहे वो किसी भी, अगर जागरूक है, पढ़ा लिखा है या कुछ भी है, तो गांव से लेकर के वो किसी भी लेवल पे चले जाए।
इसीलिए ब्राह्मण संकट के समय में आकर के उसको सेक्रीफाई देना करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। इसलिए अपने ही देश में सबसे ज्यादा कटने वाला अगर कोई समुदाय है देश में तो ब्राह्मण है। अगर आप संख्या निकालेंगे तो प्राचीन काल से लेकर के अभी तक से करोड़ों ब्राह्मण मारे गए हैं, हर युग में, हर कालखंड में। गांधी के समय में लाखों ब्राह्मण, गांधी की हत्या की गई तो लाखों ब्राह्मण मारे गए ना। तो आज भी जब भी क्राइसिस होता है तो ये वर्ण, इसीलिए क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बना रहे। तो समाज की जो पॉजिटिव उद्देश्य के लिए समाज बनाया गया था, सामाजिक व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे इस समय तक आते आते निगेटिव हो गया था। जो जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था सामाजिक उत्थान और कल्याण के लिए बनाया गया था, अब आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक दूसरे को देख करके तृष्णा होने लगा। तृष्णा कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, घृणा होने लगा। एक दूसरे को तुच्छ देखने लगे, एक दूसरे की उपेक्षा करने लगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक दूसरे पर अविश्वास हो गया। ये वर्ण व्यवस्था बनाया गया था कि सब के सब आपस में मिल करके समाज का, राष्ट्र का उन्नयन करेंगे, कल्याण करेंगे। लेकिन ये इस समय तक आते आते सब स्वार्थी हो गए थे, सब अपना देखने लगे थे। इसीलिए हमें सामाजिक धार्मिक सुधार करना पड़ा। अब इसमें निगेटिव क्या हो गया भाई समाज में, तो जाति, उपजाति, छुआछूती ये सब तो पहले भी था, लेकिन अब ये क्या हो गया कि ये आम बात हो गया, घर घर तक हो गया, किचन तक पहुंच गया। अब आप कपड़ा कौन सा पहनेंगे, किससे बात करेंगे, किसके साथ बैठेंगे, ये सब भी अब निर्धारित होने लगा। महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, जो कि महिला विदूषक हुआ करते थे। कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाने लगी, बाल विवाह किया जाने लगा। हमारे यहाँ बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, विधवाओं की स्थिति दोयम नहीं थी, महिलाओं की स्थिति बराबर की थी। आप देखेंगे जितने भी ईश्वर हैं उनके साथ देवी भी होती है, और देवी का नाम पहले आता है, बाद में देवता का नाम आता है। लेकिन अब हम जाति के नाम पे दूसरे की से घृणा करने लगे कि वो निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये फलना है तो चिलना है। ये जो बुराइयां आ गई, ये नकारात्मक चीज हमें एक दूसरे से एकबद्ध होने के लिए या एकीकृत होने के लिए रोकता था। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने इसको दूर करने की कोशिश की, चाहे जिसने जो भी हो, केशव चंद्र सेन हो या राजा राम मोहन राय हो या जो भी लोग हो, दयानंद सरस्वती हो, मधुसूदन दत्त हो, जो लोग भी थे, जितने भी समाज सुधारक थे, उन्होंने सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की ताकि समाज में यूनिटी लाया जा सके, मिल करके सभी लोग एक हो जाए। अगर ये लोग नहीं यूनाइट हुए होते, अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं होता तो कांग्रेस सक्सेस नहीं होता। कांग्रेस एक अंग्रेजों की पार्टी बन करके रह जाती है। लेकिन कांग्रेस में 1921 के आते आते पूरे भारत से, गांव गांव से लोग कांग्रेस से जुड़ गए थे, क्योंकि उस समय तक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हो चुका था। तो अगर राष्ट्रीय आंदोलन को समझना है, पराधीनता के खिलाफ स्वाधीनता की लड़ाई को समझना है, तो आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को समझ लेना होगा। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म दरअसल भारत को आधुनिक बनाने के लिए, आज भी भारत जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ लड़ता है वो कहीं ना कहीं इसी का देन है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का। आज भी भारत के अंदर ये जो महत्वाकांक्षा जगह है कि हम भी वर्ल्ड के टॉप 1 की इकोनॉमी बन सकते हैं, हम भी डेवलप कंट्री बन सकते हैं, हम भी सबसे पावरफुल कंट्री बन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी ने आपके अंदर वो आग पैदा किया है, इसी ने आपके कमियों को दूर किया है। तभी जाकर के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है। ठीक है, तो भारत की अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो समाज की स्थिति ऐसी है, एक जाति दूसरे जाति से लड़ता था, एक जाति दूसरे जाति से श्रेष्ठ समझता था, छुआछूत जैसी कुप्रथा थी, किसके साथ टच होना, किसके साथ नहीं होना, ये सब, तो ये सड़ांध की स्थिति समाज में हो गई थी। इसी को दूर करना काम था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का। समझ में आया? तो जब आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे या सोचेंगे कि क्यों लाया गया, क्यों किया गया, तो आपके जेहन में रखिएगा
कि जेहन में रखिएगा कि भारत की स्थिति उस समय कैसी थी, क्यों हमें सुधार की जरूरत पड़ी। तो हम सुधार की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हमें कुछ ना कुछ बुराइयां चली जाए, जब हमें कोई ना कोई कमी हो। तो क्या ये पहले से नहीं था? सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या पहले से नहीं था? तो पहले से तो था, लेकिन उस चरम पे या उस पराकाष्ठा पे नहीं था। इस समय आते आते पराकाष्ठा पे आ गया था। पराकाष्ठा पे इसलिए हमें दिखने लगा था क्योंकि हम जब तुलना किए यूरोपियों से, जब अंग्रेजों से, उनके समाज से, उनके धर्म से, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक पद्धति, उनके सामाजिक नियम से, तब हमें पता चला कि हम कितने बढ़िया थे, हमारी कितनी अच्छी थी। हम ही से उन्होंने सीखा और वो बेहतर हो गया। गुरु गूढ़े बन के रह गया, चेला चीनी बन करके बाजार में पूरा। हाँ 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 तो आप, हाँ अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या था बुराई भारत में इस समय तक। बुराइयां क्या क्या थी? अब आप बुराइयों पे चर्चा कीजिए एक एक करके। तो यहाँ पे अंधविश्वास हो गया था, बढ़ गया था। जैसे अंधविश्वास था कि हम समुद्र के पार नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह से कई अंधविश्वास थे। जैसे आज भी हमारे यहाँ अंधविश्वास है कि अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काटे दे तो लगता है कि हमारा जतरा खराब हो गया। हमें अंधविश्वास था कि अगर हम किसी जतरा पर कार्य कर जा रहे हैं किसी पे, और कोई तेली अगर कपार पर तेल लेके जा रहा हो तो हम उसको अशुभ मानते थे, कोई छींक दे। तो ये जो अंधविश्वास था, किसी काना को देख ले तो जतरा खराब हो जाएगा, ये वाकई में होता है भाई। ये तो हम अनुभव किए हैं। ये तो काना वाला कौन, ये तो हम अनुभव किए हैं। जब से जब यूपीएससी का या जो भी मेरा लाइफ में डिटर्मिनेशन दे रहा हो, निर्णायक दिन रहा हो, उस दिन ये हमको दिखा है और वो मेरा जिंदगी बर्बाद किया है, हेल बना के गया है। तो ये तो मान के रखो कि ये अंधविश्वास कहीं ना कहीं विश्वास से ही पैदा हुआ है। विश्वास से ही अंधविश्वास पैदा होता है। अति विश्वास जब हो जाता है तो अंधविश्वास हो जाता है। अति विश्वास जब हो जाता है तो अंधविश्वास। तो हमारे समाज में अगर 19वीं शताब्दी में जिस पृष्ठभूमि में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है इतना? तेरा फेफड़ा निकल के मुंह में, तेरा फेफड़ा निकल के मुंह में आ जाएगा, इतना जोर से मत हंसो। हाँ सही बोल रहे हैं। काना आदमी को तुम देख लेके तो हो सकता है उस दिन भोजन भी नसीब ना हो। वो टेम्पर्ड है ना, वो बिगाड़ा हुआ चीज है। कुदरत ने उसको बिगाड़ दिया है, तो बिगाड़ा हुआ चीज से बिगड़ा हुआ रे ही निकलेगा ना, तो आप पे भी आएगा। आप सुबह सुबह उठो एकदम आंख खोल कर, आपको सामने, आपके सामने एकदम खूबसूरत चीज दिखाई देते हैं, फूलों का बागीचा दिखाई देते हैं, या अच्छे लोग जो आपको जिसको आप पसंद करते हैं वो दिख जाए, कितना अच्छा लगेगा, आपका दिन हमेशा मस्त रहेगा। नहीं, उसी समय आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा घुस जाएगा, दिन भर वो आपके अंदर चहलकदमी करता रहेगा। और जैसे ही जहाँ दिख खोले तब तक दिख गया एक थोड़ा से, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो भारत की स्थिति अगर हम इस समय देखें तो भारत में इस समय अंधविश्वास था, रूढ़िवाद था, रूढ़िवाद का मतलब होता है किसी विषय पर, किसी विचारों पर आप आंख बंद करके पहले से ही और आज तक निरंतर फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट आंख बंद करके उसको फॉलो करना है। रूढ़िवाद का मतलब यह है कि एक ऐसा वाद या एक ऐसा विचार या एक ऐसा सिद्धांत जो पहले से चला हुआ आ रहा हो और आज भी हम उसको चला रहे हो, भले वो यूजलेस हो गया हो, भले वो आज हमारे यहाँ रूढ़िवादिता का ये समझ लो कि आज भी हम अपने
समाज में महिलाओं को, महिला का जैसे ही ख्याल आता है दिन हमारे मन में यही ख्याल आता है कि घर संभालेगी, बच्चे संभालेगी, परिवार संभालेगी। हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता है कि वो समाज सुधारक बनेगी, वो पॉलिटिशियन बनेगी, वो रिसर्चर बनेगी, वो स्कॉलर बनेगी, वो साइंटिस्ट बनेगी, वो स्पोर्ट्समैन बनेगी। सही बात है। अब सुधार हो गया। अब तो आईएएस का रिजल्ट आता है तो टॉप 5 में देखो तो 3-4 लड़कियां ही मिलेंगे। तो समाज में इस समय अंधविश्वास, रूढ़िवाद, कट्टरता, क्षेत्रवाद, ये सब कुछ था। छुआछूत, ये सामाजिक बुराइयां थी जिसमें हमें दूर करना था। किसके माध्यम से? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। दूसरा बात, समाज का जो दूसरा जो वर्ग था, महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब थी। और आप समझ लीजिए कि वो समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता है जिस समाज की महिलाएं विकसित नहीं है। वो समाज कभी भी साउंड नहीं हो सकता है जिस समाज की महिलाएं साउंड नहीं हो। आज इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक कम्युनिटी सबसे पिछड़ा कम्युनिटी है। क्यों कम्युनिटी पिछड़ा है? इतना कुछ रहते हैं जिसने 600 वर्षों तक भारत पर जलवा जलाल के साथ हुकूमत किया। उनकी स्थिति आज देखिए तो आज सबसे ज्यादा अनपढ़, जाहिल, पिछड़े लोग वहीं रहे, अंधविश्वासी, कट्टर लोग वहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिटी में, उनके समुदाय में महिलाओं का दोयम दर्जा है, नगण्य है। उनको बच्चा पैदा करने का और ऐश करने का एक मशीन है, सामान के सिवा कुछ भी नहीं समझते हैं। तो भारत की समाज में भी मिडिल एज से, पहले हमारे यहाँ नहीं था, मिडिल एज से महिलाओं की स्थिति गिर गई। क्या गिर गया? तो अब भारत में आप देखे होंगे कि भारत में आते आते सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह वर्जित, ये सब कुछ था। महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाना, हाँ, बाकी सारे समाज के सभी वर्णों को शिक्षा प्राप्त होता था। उस समय ये कोई दलित नहीं कर सकता था, कोई पिछड़ा नहीं कर सकता था कि हमको शिक्षा नहीं मिलता था। सबको शिक्षा मिलता था और सबसे ज्यादा शिक्षा में ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। शिक्षा की अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बात करेंगे तो महिलाओं के साथ उपेक्षा किया गया था, ना कि और कुछ वर्ग या जाति के साथ। हाँ, अभी के राजनीतिक लोग कह देते हैं कि पढ़ने नहीं दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा, शूद्रों के द्वारा, इसके द्वारा तो उसके द्वारा। सब बकवास चीज है, वो सब फालतू चीज है। अगर पढ़ने नहीं दिया जाता तो एक अम्बेडकर को ब्राह्मण नहीं पढ़ाया, उसको उस मुकाम तक पहुंचाया। सब कुछ ब्राह्मण, उसका गुरु, जो भी लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे, अगर पढ़ने नहीं दिया जाता था तो पढ़ कैसे लिया? अगर तुमको खाने नहीं दिया जाता तो तुम खा कैसे लिया? पीने नहीं दिया जाता तो तुम जिंदा कैसे रहा? ये सब बकवास चीज है। लेकिन महिलाओं की शिक्षा नहीं थी, महिलाओं की स्थिति खराब थी। तो समाज की या भारत की दशा ये थी, सामाजिक दशा। कल हम लोग आर्थिक राजनीतिक दशा भी देख लेंगे, तब हमें इसकी पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी और तब आपको भी एहसास होगा कि क्यों किया गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्यों लाना जरूरी था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अभी तक से पता नहीं आप कैसे पढ़ते होंगे, कैसे समझते हो, लेकिन आज से ऐसे ही समझिएगा।